नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। ठीक है, आज हम शुरुआत करेंगे हमारा जो राजनीतिक विज्ञान है उसके 4th चैप्टर की, जो इंडियन फॉरेन रिलेशन यानी कि भारत के विदेशी संबंध। तो भारत के विदेशी संबंधों में हम बात करेंगे जो भारत के जो एशियाई देश है उनके साथ कैसे संबंध है, और जो विश्व में 2-3 जो ताकतवर देश है जैसे कि रूस, अमेरिका, इजराइल जैसे देशों के साथ हम इस पर विदेशी संबंधों की बात करेंगे। इसके अलावा हमारे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इन सभी देशों के साथ हम हमारे विदेशी संबंध कैसे हैं, किन किन मुद्दों पर हमारा इनसे झगड़ा होता रहता है और हमने इनको सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए, इन सारी विषय वस्तुओं की पर अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारत की विदेश नीति क्या है, भारत की विदेश नीति किस प्रकार तैयार हुई, इन सभी बातों का अपन इस चैप्टर में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, विदेश नीति क्या होती है। सबसे पहले आप बताइए। देखिए, पहला पॉइंट है इसमें अपना विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति क्या होती है, एक मिनट देखिएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, विदेश नीति क्या होती है। तो विदेश नीति क्या होती है कि कोई भी देश हो अपने देश के कोई भी देश अपने संबंध अन्य देशों के साथ, कोई भी देश अपने संबंध अन्य देशों के साथ सुधारने के लिए एक विशेष प्रकार की नीति को अपनाता है, उसे ही क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। कि कोई भी देश विश्व के अन्य देशों के साथ जिस तरह की नीति को अपनाता है वो क्या कहलाती है, विदेश नीति कहलाती है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, आप फिर नोट कर लेना कि आपको इससे दिक्कत ना हो। तो देखो कि जो विदेश नीति है वो क्या होती है, प्रत्येक देश अन्य देशों से संबंधों की स्थापना करने के लिए एक विशेष नीति के अनुसार करता है। कि कोई भी देश होता है वो अन्य देशों से संबंध बनाता है तो अपनी एक विशेष नीति के अनुसार बनाता है। इसी नीति को क्या कहते हैं, उस देश की विदेश नीति कहते हैं। जैसे भारत भी बाकी अन्य देशों के साथ संबंध बनाने की जो एक नीति का निर्माण किया, भारत ने भी आज़ादी के बाद अन्य देशों के साथ जो संबंध बनाने के लिए जिस नीति का निर्माण किया उसे क्या कहा गया, भारत की विदेश नीति कहा गया। अब बोलोगे सर भारत की विदेश नीति तैयार किसने की। जो भारत की विदेश नीति है उसके प्रेरणा से उसका जनक कहा जाता है, भारतीय विदेश नीति का जनक पंडित नेहरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय विदेश नीति का जनक, फादर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कि मतलब जो फॉरेन पॉलिसी क्या होती है कि ईच कंट्री की अदर कंट्रीज के साथ जो रिलेशन बनाने के लिए, ईच कंट्री अदर कंट्रीज के साथ, ठीक है, विथ अदर कंट्रीज के साथ जो रिलेशन बनाने के लिए जो पॉलिसी एक्सेप्ट करती है, जो पॉलिसी धारण करती है, उस पॉलिसी को ही क्या कहते हैं, उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। इंडिया की हु इज फादर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति के जनक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको। अब बात करते हैं भारतीय विदेश नीति के जो प्रमुख तत्व, मतलब भारत की विदेश नीति के जो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो भारत की विदेश नीति का पहला तत्व है कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना। ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर ऑल कंट्रीज सोवरेनिटी। ठीक है, और शांति द्वारा अपनी सुरक्षा कायम करना, एस्टैब्लिश। ठीक है, शांति के द्वारा कि मतलब पीस, जो बाय पीस के द्वारा क्या करना, अपनी जो प्रोटेक्शन है वो इस्टेब्लिश करना, ऑन प्रोटेक्शन इस्टेब्लिश करना।
शांति के द्वारा अपनी सुरक्षा कायम करना, सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना। अब संप्रभुता क्या होती है, आपको दिमाग में आ रहा होगा ये बात क्या होती है संप्रभुता, सोवरेनिटी। तो कोई भी कंट्री या कोई भी देश अपने आंतरिक यानी कि देश के अंदर के कोई भी देश अपने आंतरिक एवं बाह्य बाहर के फैसले बिना किसी दबाव के ले सके, वो कंट्री या कोई वो देश क्या कहलाता है, संप्रभु। तो क्या कहता है, अब सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, यानी कि किसी भी देश के आंतरिक एवं बाह्य मामलों में दखलंदाजी नहीं देना। भारत की विदेश नीति पहले तो ये कहती है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, क्या भारत 1947 से पहले संप्रभु था? नहीं, हम अपने कोई भी आंतरिक और बाह्य कार्य या होते थे वो सारे अंग्रेजों के दबाव में करते थे, खुद का तो कोई था ही नहीं, तो हम क्या थे, गुलाम थे, संप्रभु नहीं थे। 1947 में हमें क्या मिली, 15 अगस्त 1947 को क्या मिली, हमें संप्रभुता मिली, आज़ादी मिली, हम इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है। ठीक, कोई एनी कंट्री मेक आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन विदाउट एनी प्रेशर, वो होती है सोवरेनिटी, कि मतलब कोई भी देश अपने आंतरिक इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन बिना किसी प्रेशर के बनाए, ठीक है। वो क्या, तो पहला तत्व क्या है, सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, शांति के द्वारा अपनी सुरक्षा कायम करना। शांति के द्वारा, भारत तो शुरू से ही विश्व में अमन और शांति फैलाने का काम करता है, तो शांति के द्वारा क्या करना, अपनी सुरक्षा कायम करना, कि हम शांति के द्वारा अपनी सुरक्षा कायम करना। इसी में वो बोला जाता है कि भारत की जो विदेश नीति है उसके प्रमुख निर्माणकर्ता किसे बोला जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की विदेश नीति बनाने में, इस प्रकार भारत की जो विदेश नीति है उसको बनाने में किसको श्रेय दिया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि आपको पता है जब भारत आज़ाद हुआ तो पूरे विश्व में दो देशों में पूरा विश्व दो भागों में बंटने पर तुला हुआ था, एक तो नाटो और एक वार्सा, या एक पूर्वी देशों का समूह और एक पश्चिमी देशों का समूह, एक सोवियत संघ और एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। पता है आपको, आपने फिर देखा होगा, फर्स्ट चैप्टर हट गया उसमें नहीं, शीत युद्ध के दौर में आपने अच्छे से देखा। और पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले की दशाएं क्या थी, देश के सामने दशाएं क्या थी। तो इस प्रकार पंडित नेहरू ने अपनी विदेश नीति किस प्रकार बाकी देशों के साथ, मिस्र, घाना, इनके युगोस्लाविया, इनके साथ मिलकर किस प्रकार अपनी विदेश नीति का उद्धार किया, तो इस प्रकार पंडित नेहरू को क्या कहा जाता है, अपनी विदेश नीति का जनक कहा जाता है। देखो, अगर कोई मेरे से दो शब्दों में पूछे ना अब तक का या अब तक का भारत का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन है, तो मैं आराम से बोल सकता हूँ पंडित नेहरू जैसा प्रधानमंत्री नहीं होगा। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ उस समय देश का प्रधानमंत्री बनना मतलब सुसाइड करना, अपने आप को फांसी पे फंदे पर लटकाना, ऐसे, ठीक है। मतलब क्यों, देश में अकाल पड़ा हुआ था, खाने के दाने पड़े हुए थे, विदेशों से सहायता मानी तो नाज भी ऐसा भेजा गया, जो सुअर खाते थे ऐसा नाज भेजा गया। तो सोचो उस आदमी ने कैसे क्या मेंटेन किया, उस आदमी ने कैसी पॉलिसीज लाई हमारे लिए कि हमें आज तक ऐसा एहसास नहीं होता हम कभी गुलाम भी थे। आज तो हम कुछ भी बोल देते हैं कि पंडित नेहरू ऐसे थे, महात्मा गांधी ऐसे थे, लेकिन उन व्यक्तियों ने जो रियल में स्ट्रगल किए, उन व्यक्तियों के स्ट्रगल के बावजूद आज हम यहाँ हैं। IIT, एम्स जैसी संस्थाएं जो भारत को आज़ाद होते ही दे गया, इतने कम समय में हमें आज तक एहसास नहीं होता हम कभी गुलाम थे। बाकी कंट्रियों की हालत देखो, आप जाओ। ये था भारत, ये थे पंडित नेहरू, एक बहुत महान हस्ती, उसका नाम है पंडित नेहरू। तो ये तो अपने क्या थे, भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्व, सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना और शांति द्वारा अपनी सुरक्षा कायम करना। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेहरू की विदेश नीति के मुख्य तत्व, या ठीक है, कि नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख तत्व कौन कौन से थे, हम उनकी चर्चा करेंगे। और मैं एक बात और बता दूं, जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनको देश का पहला प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था। तो सोचो, जो आदमी पहला चुनाव हुआ उससे पहले ही मर गया, ठीक है, पहला आम चुनाव हुआ उससे पहले ही मर गया, उस आदमी को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता है? ये तो इतना कॉमन सेंस तो आप में भी है, ठीक है। तो जो बोलते हैं उनमें भी होना चाहिए। तो देखो, नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख तत्व,
अब देखो मैं एक बात और बता दूं, कोई भी आदमी कोई इतना बड़ा काम या इतना बड़ा जिम्मा संभालता है तो छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, कोई भी हो, सबसे होती है गलतियां। ठीक है, मैं हूँ, मेरे से भी होती है, आप हो, आपसे भी होती है, आपके पापा पिताजी जो भी है घर में, कोई इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां सबसे होती है। तो नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख तत्व क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, क्योंकि भारत ने एक बहुत बड़ा सदमा झेला था। जब भारत आजाद हुआ तो भारत को भारत पाकिस्तान के रूप में जो एक अखंड भारत था उसका विभाजन झेलना पड़ा। तो वो बोल रहा है कि जो टूट गए वो तो टूट गए, अब जो बच रहे हैं उनको तो बनाए रखो, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। पहला तत्व ये था नेहरू की विदेश नीति का। दूसरा, संप्रभुता को बनाए रखना, कि जो हमें वर्षों के बाद संप्रभुता मिली है, हम अपने आंतरिक और बाह्य जो फैसले हैं खुद की हिम्मत पर लेने को मजबूत इस प्रकार खड़े हैं, हम उसे बनाए रखें, उसे खो ना दे इतनी जल्दी, उसे खो ना दे हम इतनी जल्दी। तो संप्रभुता को बनाए रखना, तेज गति से विकास करना, कि हमारा देश बहुत सारा पिछड़ा हुआ है, अंग्रेजों ने हमें कुछ नहीं दिया, केवल अंग्रेजों ने एक काम किया, हम हिंदू मुस्लिम, जो आज हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं इस देश में, हाय हिंदू हाय मुस्लिम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो उन अंग्रेजों ने तो केवल हमें एक कर दिया कि आओ तुम एक होके लड़ोगे ना। अंग्रेज तो चाहते ये थे फूट डालो राज करो, अंग्रेज तो चाहते ही ये थे कि फूट डालो और राज करो। तो तेज गति से विकास करना, पंडित नेहरू ने पॉलिसीज लाई, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं। पहले पंचवर्षीय योजना में ही किस पर जोर दे दिया था? कृषि पर, कृषि के विकास पर। उसमें क्या हुआ? हरित क्रांति जैसी आई योजनाएं, सॉरी 1951 से 55 में तो नहीं आई थी, लेकिन कृषिगत विकास पर जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर राउरकेला, भिलाई जैसे उद्योगों की स्थापना की गई, और आईआईटी, एम्स, इंदिरा गांधी डैम प्रोजेक्ट, मल्टीनेशनल जो प्रोजेक्ट था, ऐसे ऐसे कई भरपूर योजनाओं भरमार पंडित नेहरू ने लाई तेज गति से विकास करने के लिए। तो तीन प्रमुख एलिमेंट्स थे, ठीक है, नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, संप्रभुता को बनाए रखना, तेज गति से विकास करना। एक बार दोबारा बोलोगे, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, संप्रभुता को बनाए रखना और तेज गति से विकास करना। अब बात करेंगे भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स कौन से हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब देखो जो भारत की विदेश नीति है उसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो मैं भारत की विदेश नीति के पहले सिद्धांत की बात करूं तो पहला सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता की नीति। गुटनिरपेक्षता की नीति मतलब भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, आपको पता है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जब भारत आज़ाद हुआ उस समय पंडित नेहरू ने एक भाषण दिया था, उसका क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में अगर आप कंटिन्यू बने हुए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। उस भाषण या उस स्पीच का क्या नाम है वो जरूर बताइएगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो गए, जब तक आप कमेंट करो। एक मिनट, सॉरी थोड़ा बहुत लाइटिंग इशू है, आई थोड़ी बहुत लाइट, गेट ओपन कर दिया, ये लो। हाँ, तो भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो पूरा विश्व क्या हुआ था? दो टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है। भारत के सामने दो गुट बने हुए थे, सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। तो भारत ने किस प्रकार अपनी विदेश नीति का पालन किया? किसी भी गुट में शामिल न होकर, किसी भी गुट में शामिल न होकर अपना एक अलग ही तीसरी दुनिया बना ली, ठीक है, अपनी अलग ही एक तीसरी दुनिया बना ली। वो क्या है? गुटनिरपेक्षता की नीति। तो मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। पहली दुनिया अमेरिका को कहा गया, दूसरी दुनिया सोवियत संघ का। जब सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया तो पूरे विश्व में फिर एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। तो वो तुम्हारे चैप्टर खत्म हो गए से अमेरिकी वर्चस्व, हम उसमें उसको अच्छे से पढ़ते नहीं, ठीक है। लोकतंत्र का सम्मान करना, लोकतंत्र का सम्मान करना। लोकतंत्र क्या होता है? देखो, एक तो ये होता है जो तुम्हारी आम भाषा में जानते हो कि लोकतंत्र क्या होता है? जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए चुनी हुई सरकार, ठीक है। एक तो ये होता है जो इब्राहिम लिंकन जी ने इसकी डेफिनेशन दी थी। एक ये होता है जिसको तुम बोलते हो जनता का शासन।
एक इसकी जो अच्छी डेफिनेशन होती है कि ऐसे सरकार, ठीक है, ऐसी सरकार या ऐसा शासन जिसमें सरकार के प्रमुख का चुनाव होता है, जिसमें सरकार के प्रमुख का चुनाव होता है। जैसे कि भारत में सरकार का प्रमुख कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखो देंगे। भारत में सरकार का प्रमुख कौन है, देश का प्रमुख कौन है, लिख दिया? हाँ, मेरे को पता है, आप इंटेलिजेंट हो, लिख दोगे, ठीक है। भारत में सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री और देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारत में सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, इस कारण भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और भारत में देश के प्रमुख राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, इस कारण भारत एक रिपब्लिक या गणतांत्रिक देश है, ठीक है। मानवाधिकारों का सम्मान करना, मानवाधिकारों को यानी कि जो अधिकार मानव को जन्म से मिलते हैं, जन्म होते ही मानव को जो अधिकार मिल जाते हैं, इसी के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, भारतीय संविधान में भाग 3 में 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मानव अधिकारों के रूप में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मानव अधिकारों के रूप में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। विश्व शांति के लिए प्रयास करना, विश्व शांति के लिए प्रयास करना। भारत कहता है कि कोई भी देश हिंसा ना करे, क्योंकि अपन को गांधी जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं कि जो कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दीजिए, ठीक है। बोलोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, गांधी जी ने बोला। फिर एक मूवी आई संजय दत्त की, तो उसमें एक थप्पड़ दूसरा गाल दिया उसने दूसरे, फिर उसने बोला 2 थप्पड़ मार, क्या फिर उसने बोला तीसरी उसने खुद ने लगा दी कि मेरे को बापू ने ये नहीं बोला कि 2 थप्पड़ मारने के बाद भी कोई थप्पड़ मारा है उसके बाद क्या करना, ये अपने को बापू ने नहीं बोला। तो ऐसे नीतियाँ नहीं, भारत शुरू से क्या करता है, विश्व में शांति प्रयास करने के लिए, शांति के लिए प्रयास करना। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, भारत शुरू से, क्योंकि भारत खुद इस समस्या से जकड़ा हुआ था, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, क्योंकि भारत खुद ही इसी समस्या से जूझा हुआ था, इसी समस्या से जकड़ कर तो आजाद हुआ था। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध, तो इसका विरोध करता था। मतलब कोई देश, कोई किसी देश, तो देखो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, क्योंकि भारत तो कुछ साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करता था, क्योंकि इस समस्या से जकड़ा हुआ था, जूझ रहा था। क्योंकि साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद क्या होता है कि कोई देश अपने किसी देश के टुकड़े पर अधिकार कर ले और वहाँ पर जबरदस्ती अपने नियम और कानून थोपे, क्योंकि अपना तो अंग्रेजों ने थोप ही रहा था संप्रभुता को, मतलब सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना। विश्व शांति और मित्रता के लिए प्रयास करना, भारत जब से आज़ाद हुआ जब से मित्रता ही कर रहे हैं, सारे देशों की यात्रा कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, हाँ गले मिल रहे हैं, ठीक है। विश्व शांति और मित्रता को बढ़ावा देना, ठीक है। विश्व शांति, कि विश्व में जो भी काम हो वो शांतिपूर्वक हो जाए, इसीलिए भारत को विश्व गुरु भी बोला जाता है, क्योंकि भारत हमेशा शांति, कोई भी मुद्दा हो उसको हमेशा शांति से करने की बात करता है। मित्रता, सारा देश आओ, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, ऐसी बातें करने वाला देश है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, अभी ख़त्म थोड़ी ना, रुको अभी मेरे साथ बोलोगे आप, ठीक है। मम्मी की कसम खाई हुई है, बोलना है, ठीक है। सबसे अब बोलो, गुट निरपेक्षता की नीति, गुट निरपेक्षता की नीति प्रमुख सिद्धांत, लोकतंत्र का सम्मान करना, मानवाधिकारों का सम्मान करना, विश्व शांति के लिए प्रयास करना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, विश्व शांति और मित्रता को बढ़ावा। एक बार दोबारा, भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत, गुट निरपेक्षता की नीति, लोकतंत्र का सम्मान करना, मानवाधिकारों का सम्मान करना, विश्व शांति के लिए प्रयास करना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध और विश्व शांति और मित्रता को बढ़ावा देना। अरे रुको 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 रुक, यही रुक, एक बार बोलो तो सही। अब आप बोलो, आपकी बारी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एफ्रो एशियाई सम्मेलन, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैसेंस रखिए, अपन उसकी भी रचना करते हैं। तो देखो अब एफ्रो एशियाई एकता, एफ्रो एशियाई एकता यानी कि भारत ने जो अफ्रीका और एशिया है उन देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए क्या क्या किए। तो देखो, भारत की आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ तो विश्व में कई देश आज़ाद हुए, विश्व के अन्य कई देश भी आज़ाद हुए जो भारत की तरह क्या थे, गरीब थे। जैसे भारत तो सोने की चिड़िया था, आपने पूरी कहानी पढ़ी नहीं, सोने की चिड़िया में चिड़िया चिड़िया छोड़ गए, सोना सोना ले गए,
ठीक है, चिड़िया चिड़िया छोड़ गए और सोना सोना ले गए। तो बोला जाता है सोने की चिड़िया था, तो चिड़िया चिड़िया छोड़ गए और सोना सोना ले गए। कि देखो भारत की आज़ादी के साथ विश्व में कई देश आज़ाद हुए, ठीक है, और वो सभी देश भारत की तरह क्या थे, गरीब थे या गरीबी से जूझ रहे थे, ठीक है। ऐसे में क्या हुआ, जो पंडित नेहरू जी थे उन्होंने एशिया और अफ्रीका, उन्होंने अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका और एफ्रो यानी कि अफ्रीका और एशिया एकता बढ़ाने की प्रयास किए। तो देखिए पहली बात तो क्या कि भारत जब आज़ाद हुआ तो विश्व के अन्य देश भी क्या हुए, आज़ाद हुए, और वो भारत की तरह गरीबी जैसे अन्य कई समस्याओं से जूझ रहे थे। तो इस समय इसके दौरान पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एशिया और अफ्रीका में कोई एकता यानी कि सब मिलकर रहेंगे, ठीक है, क्या ये इस प्रकार के प्रयास किए। तो अब बात करते हैं पहली पॉइंट क्या किया गया। 1947 में नेहरू की अगुवाई में भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया। 1947 में नेहरू की अगुवाई में भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया। दूसरी बात, इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए प्रयास किए, इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए प्रयास किए, ठीक है। तीसरी, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किया, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किया, ठीक है। यहाँ से एक वो गाना याद आ जाता है, हम काले हुए तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप जानते हो पहले श्वेत राष्ट्रपति कौन थे वहाँ के अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 10th क्लास में चैप्टर भी है इंग्लिश में, ठीक है, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। दक्षिण अफ्रीका में रंग में मतलब दक्षिण अफ्रीका में गोरे गोरे लोग थे जो अंग्रेजों की तरह थे, मेरे तरह काले पीले लोगों को वहाँ पर कोई काम नहीं था, उनको कुछ नहीं समझा जाता था। वहाँ पर जो गोरे गोरे लोग थे उनको सारे अधिकार थे, काले काले लोग मेरी तरह के बेचारों, चल हट साइड में, चल यहाँ क्यों बैठा है, चल सट। जैसे भारत में पहले दलितों के साथ जो व्यवहार किया जाता था, ठीक है, वैसा व्यवहार किया जाता था। और वार्डुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता की नींव रखी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वार्डुंग सम्मेलन, ठीक है, उसमें किसकी नींव रखी गई, गुटनिरपेक्षता की नींव रखी गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार फटाफट, जाना नहीं है, मम्मी की कसम खाई थी, बोलना है, ठीक। और मुंह में जो खा रखा है सुपारी या गुटखा उसे थूको ऐसे थूक, ठीक है, फिर आप बोलोगे मेरे साथ साथ, ठीक है। 1947 में नेहरू की अगुवाई ने एशियाई संबंध सम्मेलन की आयोजन किया। पहली बात बोलो मेरे साथ, 1947 में नेहरू की अगुवाई में भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया। दूसरी बात, इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए प्रयास किए, भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए प्रयास किए। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किया, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किया। चौथी बात, वार्डुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता की नींव रखी, वार्डुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता की नींव रखी, ठीक है। एक बार फटाफट, अरे रुको, अरे रुक, पकड़ उसे, रुको, अरे तुम्हें नहीं बोलना, बोलो फटाफट। पहला, 1947 में नेहरू की अगुवाई में भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया, बोल दिया। दूसरी, इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए प्रयास किए। तीसरा, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किया। और चौथा, वार्डुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता की नींव रखी, ठीक है। अब मैं आप पर छोड़ के जा रहा हूँ, वार्डुंग सम्मेलन कब हुआ, गुटनिरपेक्षता की नींव कहाँ से किस प्रकार रखी गई, अपने अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में ये लिखोगे, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह, बिल्कुल, ठीक है, कर लोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जो अपन ने पढ़ा होगा भारत की विदेश नीति के 2 प्रमुख तत्व, और भारत जो नेहरू की विदेश नीति थी उसके प्रमुख 3 तत्व, ठीक है, भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत, और ये अफ्रो एशियाई एकता, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको भारत के विदेशी संबंध वाला चैप्टर भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आप बहुत, और आपका जो प्यार मिल रहा है, लगभग अपने सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और अपने वॉच टाइम भी बढ़ रहा है, अपना व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं। तो आपके प्यार के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया मेरी तरफ से, ठीक है। वैसे तो आप ही का चैनल है, आपको भी शुक्रिया बोलना चाहिए मेरे को, सर अपने 5000 वो रहे हैं, 500 वो रहे हैं, अपने खुद का चैनल है आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।